Hello everyone, welcome to Commerce Studies. Today our topic is difference between IFRS, US GAAP and Indian GAAP. गाइज़ अगर आप IFRS का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये टॉपिक जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये इससे पहले मैंने काफ़ी टॉपिक्स जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो आप उनको प्लेलिस्ट से चेक कर लेना और वो टॉपिक भी कवर कर लेना क्योंकि वो भी मैंने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करवाए हैं। तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये तीनों में डिफरेंस क्या है IFRS, US GAAP और इंडियन GAAP में। देखो जो मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया है आपने जस्ट इतना मान के चलना है कि जो फर्स्ट कॉलम है ये किसके रूल्स हैं, US GAAP के रूल्स हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के रूल्स हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। और जो मैंने थर्ड कॉलम में लिखा है वो है हमारे इंडिया के रूल्स, किसके लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग क्या होती है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। और IFRS क्या है, जब हमने कंबाइंड करके रूल बनाए तो ग्लोबल कन्वर्जेंस जब हो गई, जब हमने कंबाइंड करके हमारे रूल्स बनाए तो वो क्या है, IFRS है। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ के रूल हो गए, ये हमारे इंडिया के रूल्स हो गए। और जब हमने कंबाइंड करके इकट्ठे रूल्स बनाए जो सभी ग्लोबली एक्सेप्टेबल रूल्स हैं, सारे रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हमने IFRS बनाए। तो उनकी जो सारी डिटेल है, उनके जो रूल्स हैं वो मैंने इस कॉलम में लिखा हुआ है। तो आप जब जैसे पढ़ेंगे तो आपने ये समझना है कि फॉरेन की रूल्स हैं, ये इंडिया के रूल्स हैं और ये हमारे कंबाइंड रूल्स हैं। तो हम पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज़ प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग सिर्फ पेरेंट कंपनी ही उसको देगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगी। और US GAAP के अकॉर्डिंग IFRS वाले ही रूल फॉलो होंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड बेसिस पे बनाएंगे, मतलब हम कंबाइंड बनाएंगे। अगर दो एंटिटीज़ हैं तो वो कंबाइंड होके बनाएंगी। ऐसे ही US GAAP में था कि हम कंबाइंड होके बनाएंगे, ना कि एक सिंगल एंटिटी बनाएंगी। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। US वाले क्या कहते थे कि जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी और नोट्स बना के ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग करोगे। और इंडिया वाले क्या कहते थे कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और नोट्स आप दे सकते हो अपनी रिपोर्टिंग में। IFRS में हमने ये वाले सारे भी रख लिए और कुछ जो इनके थे वो भी हमने नोट कर लिए और हमने कंबाइन करके रूल बना लिए कि कोई भी कंपनी इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है, आपने जस्ट क्लासीफाई कर देना। अपनी जितनी भी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो आपने जस्ट क्लासीफाई करके दिखाना है कि करंट आइटम्स हैं, ये नॉन करंट आइटम्स हैं। और हमारे इंडिया में क्या होता था, आपको पता है हर चीज़ का परफॉर्मा आप याद करते हो, आप याद भी करते हो अपने एग्जाम में। कंपनीज एक्ट का परफॉर्मा, बैंकिंग का परफॉर्मा, इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मा, तो हर के लिए परफॉर्मा दिया हुआ है। और किसके लिए परफॉर्मा दिया हुआ, अपनी बैलेंस शीट बनाने के लिए। लेकिन IFRS में कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बताया, उन्होंने जस्ट ये बोला था कि आपने अपनी जो चीज़ें हैं उनको क्लासीफाई कर देना है करंट और नॉन करंट में। नेक्स्ट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट US GAAP के अकॉर्डिंग वो इस तरह से बनाते थे कि टोटल इनकम में से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, फिर जो प्रॉफिट आ गया उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, इस तरीके से वो बनाते थे। लेकिन हमारे इंडिया में आपको पता है शेड्यूल कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हमने कंबाइंड क्या डिसीजन लिया, कंबाइंड हमने लिया कि हमने कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रखना, जैसे जो एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिखाना चाहती है वो दिखा सकती है। नेक्स्ट इज़ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। चेंज इन इक्विटी की स्टेटमेंट कहते हैं यहाँ पे भी चाहिए और इस केस में भी चाहिए थी, लेकिन हमारे इंडिया में कोई सेपरेट उन्होंने कहा देने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो जब बैलेंस शीट बनाते हो तो उसका आप वर्किंग नोट देते हो, तो उसमें आप नीचे जाके शो करते हो कि हमारी इक्विटी इतनी थी, रिजर्व इतना था, तो वो एक तरह से इक्विटी स्टेटमेंट ही हो जाती है। तो कहते हैं सेपरेट स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन दोनों में क्या कहते हैं, आपने सेपरेट स्टेटमेंट बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी क्या है, जितना इक्विटी है उसमें कितनी एडिशन हुई है, कितनी डिलीशन हुई है, कितने रिडीम हो गए हैं शेयर्स, या जो चीज़ें होती हैं तो वो हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज़ डिविडेंड। डिविडेंड क्या है कि US वाले क्या करते थे, पहले US वाले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इंडिया का पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि रिकॉग्नाइज एज अप्रोप्रिएशन ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट। और IFRS में क्या हमने रूल रखा कि हमने कब रिकॉग्नाइज करना है उसे, जैसे ही हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं उसे हमने रिकॉग्नाइज कर लेना है। और US GAAP में क्या था, सेम इसी के जैसे था कि जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तभी उसे रिकॉग्नाइज कर लो। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रॉर्नरी आइटम। एक्स्ट्रॉर्नरी आइटम होती हैं जो बिल्कुल अलग से आइटम्स होती हैं जो कभी कभी हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया के अकॉर्डिंग यही डेफिनेशन थी जो मैंने बोली कि डिफाइन दैट दोज एक्टिविटी और इवेंट नॉट हैपन फ्रीक्वेंटली। और जो US GAAP है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव गुडविल है, उन्होंने डिफाइन किया प्रॉपर कि ऐसे जो नेगेटिव गुडविल है ये वाली एक्स्ट्रॉर्नरी आइटम्स होती हैं। लेकिन IFRS में एक्स्ट्रॉर्नरी आइटम के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट इज़ रिपोर्टिंग करेंसी। ये कहते US वाले कहते थे, US GAAP कहता था कि जिसमें आपकी मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई हैं उसी करेंसी में आप अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बना के प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इंडिया वाले कहते थे इंडियन रुपीज़ में
बनाओ। और जो IFRS में हमने रखा कि जो भी आपकी फंक्शनल करेंसी है उसमें आप दिखा सकते हो, क्योंकि हमने जस्ट अपनी शो करनी होती है कि कोई पर्सन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई किसी तरह से कोई डीलिंग करना चाहता है। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ एरर। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे करेक्शन के लिए कोई अलग से स्टेटमेंट देनी पड़ती है या नहीं। तो इंडिया के अकॉर्डिंग कहते हैं सेपरेट स्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। करंट ईयर में आप जो चेंजेस आपने किए हैं उसके लिए डिस्क्लोजर दे सकते हो आप, लेकिन चेंज करके देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उन्होंने बोला, दोनों में बोला कि अगर आपने कुछ गलत दिया है तो उसको आपको रीस्टेट करके दोबारा से प्रेजेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो के लिए लिमिटेड एक्सेम्पशंस थी यूएस कैप में, मतलब सभी को फॉलो करना पड़ता था, बट इन्वेस्टमेंट एंटिटी के लिए कुछ एग्जेम्पशंस थी कि आपने कुछ कम शो करनी है डिटेल को। और जो हमारा इंडिया है फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमने थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था कि आप अपने तरीके से बना सकते हो, अदरवाइज़ बाकी सबको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देनी होती है। और IFRS में भी हमने कोई एक्सेम्पशन नहीं रखी, कहते सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है कि हमारे कोई भी चीज़ जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर पाएँ, राइट। तो इंडिया के अकॉर्डिंग क्या था कि सिमिलर टू यूएस कैप में क्या था कि सिमिलर टू IFRS। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले IFRS पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो 3 मंथ्स की जिसकी मेच्योरिटी है, जिसको विदिन 3 मंथ्स हम अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट या कोई भी चीज़ हो, तो उसे हम मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। इंडियन गैप के अकॉर्डिंग भी सेम ही था, पर इंडियन और यूएस गैप में हम क्या डिफरेंस था कि हमने ओवरड्राफ्ट को नहीं लेना, ठीक है। ओवरड्राफ्ट ये दोनों ही छोड़ रहे थे, तो हमने जब कंबाइंड रूल बनाए तो ओवरड्राफ्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या पॉइंट है कि जो हमारा यूएस कैप है उसमें उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो है वो मतलब IFRS पे जो रूल है सेम यूएस गैप में भी अप्लाई होता था कि ओवर द यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट हम डेप्रिसिएशन देखेंगे। इंडियन गैप के अकॉर्डिंग हम क्या है कि लाइफ, उसकी जो लाइफ है और जो हायर रेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, और जो यूएस गैप है उसमें भी IFRS के जैसे ही था। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। अगर कोई कंपनी पहली बार अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है तो उसके लिए IFRS में ना सेपरेट रूल्स बताए गए, लेकिन इंडियन गैप में ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी, ना ही यूएस गैप में थी। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। कहते हैं यूएस कैप के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी, उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दो, लेकिन रीवैल्यूएशन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन IFRS में आपने कहा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्लस समटाइम कुछ चीज़ों को अगर रीवैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो। ऐसे ही हम अपनी चीज़ों को भी जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देते हैं, बाद में उसको रीवैल्यूट करके दिखाते रहते हैं। नेक्स्ट इज एसोसिएट की डेफिनेशन जो यूएस कैप में सेम ही है, बाकी सभी में 20% का क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास 20% से ज़्यादा शेयर्स हैं तो आप एसोसिएट उस कंपनी से रिलेटेड माने जाओगे। लेकिन जो यूएस कैप था यहाँ पे जो एसोसिएट वर्ड को हम क्या लिखते थे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो जो यूएस कैप था ऑल बिजनेस एक्विजिशन आर कॉम्बिनेशन इस केस में, और इंडिया के अकॉर्डिंग नो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन। और इसमें भी हम यही मानते थे कि जितने भी एक्विजिशन है सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन मानेंगे एज पर IFRS 3। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एसेट। अगर कोई बायोलॉजिकल एसेट है तो यूएस कैप के अकॉर्डिंग उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट को के बेसिस पे रिकॉर्ड करते थे, और हमारे इंडिया में कोई सेपरेट रूल नहीं बना हुआ था। और IFRS में हमने क्या रखा, फेयर वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, ये वैल्यू हमने रखी। नेक्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग। यहाँ पे हमें यूएस कैप में कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे हमें जो हमने IFRS की रूल बनाए वहाँ पे परमिटेड तो है कैपिटलाइजेशन करना, बट कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही इंडियन गैप में भी ये रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। दोनों में रिक्वायरमेंट थी, यूएस में और इंडिया में, लेकिन जो IFRS के अकॉर्डिंग है वहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग की रिक्वायरमेंट परमिटेड थी अगर आप करना चाहते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं था। नेक्स्ट इज़ सम पॉइंट्स आर लेफ्ट, 25 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं। इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट के का क्या था कि जो इंडिया के अकॉर्डिंग रिसर्च कॉस्ट को हम एक्सपेंस मानते थे, अगर हमारी कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट है तो उसको एक्सपेंस मानते थे। डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते थे, और अमोर्टाइजेशन कभी कभी की जाती थी। लेकिन यूएस कैप के अकॉर्डिंग सम सॉफ्टवेयर्स थे या कुछ वेबसाइट्स जो हमने डेवलप किए उसे हम कैपिटलाइज करते थे। और IFRS में सेम इंडियन गैप वाला ही रूल फॉलो हमने किया, क्योंकि इंडिया के
कुछ रूल्स अच्छे लगे तो हमने उनको फॉलो कर लिया। नेक्स्ट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, सेम है IFRS के जैसे कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि हम नहीं कर सकते, इंडिया में हम करते थे। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ एसोसिएट, हम कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे भी कंसोलिडेटेड वे में प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम इक्विटी मेथड अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सक्लूजन ऑफ जॉइंट वेंचर, यहाँ पे कोई ऐसा एक्सक्लूजन नहीं था, नथिंग उन्होंने डिफाइन किया। और यहाँ पे IFRS में उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इफ़ इन्वेस्टमेंट होल्ड फॉर सेल तो उसे हम जॉइंट वेंचर में नहीं इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही इंडियन गैप के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ सब्सिडरी के अंडर आ रही है तो उसे हम नहीं इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग हम अब पढ़ते हैं IFRS में, तो इसमें रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे कोई ग्रुप और एंटिटी की पॉलिसी, हम यहाँ पे ग्रुप और एंटिटी की पॉलिसी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इंटरनल पॉलिसी ही अप्लाई करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को क्या है कि हम US गैप में क्या था कि हमने फीफो लीफो मेथड लगा के हम शो कर सकते हैं, लेकिन हम लीफो मेथड प्रोहिबिटेड था, बाकी हम कोई भी मेथड लगा के उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। IFRS में भी हमने सेम रखा, लीफो मेथड को प्रोहिबिट किया, और यहाँ पे हम आपको पता है कि जो लोअर वैल्यू होती है उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो US गैप है उसके केस में सेम एज IFRS बट समटाइम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट फॉलोड, बट जो IFRS था वहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे हम रिपोर्टिंग करेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना हो गया है। इंडियन गैप के अकॉर्डिंग भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। गाइज ये टॉपिक मैंने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने इस टॉपिक को थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश की है कि मेरा मोटिव था कि आप इनके पॉइंट्स जो है मैक्सिमम कवर हो पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन।